हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस ग्रो द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास है कोशिका संरचना और कार्य, यानी सेल फंक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए, लेवल 2 और लेवल 1 के लिए, सीटी की एग्जाम्स के लिए, आरपीएससी की ईओ एमओ के लिए, आरएएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना और उसके कार्य। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की परिभाषा क्या है। तो देखो, कोशिका कोसा यानी सेलुलर वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कक्ष यानी चैम्बर। तो ये कोशिका जो है वो सजीवों की, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी उनकी संरचना, यानी उनके शरीर के संरचना जो स्ट्रक्चर है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। और उनके सजीवों के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, चाहे वो उत्सर्जन है, चाहे वो रेस्पिरेशन शोषण है या पोषण है, ये सभी जो कार्यक्रम है, ये कार्य है वो कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक और मौलिक इकाई है। यानी जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक और मौलिक इकाई है जो विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है। और इसकी जो कला यानी जो मेम्ब्रेन होती है वो पारगम्य, विशिष्ट पारगम्य है। यानी अभी हम इसकी बात करेंगे विशिष्ट पारगम्यता की, जिसमें प्राय स्वजनन की क्षमता होती है। यानी कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। यानी कोशिका वह शरीर की, सभी सजीवों की शरीर की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो उनकी रचनात्मक और मौलिक इकाई भी है। ठीक है, और इसमें ये स्वजनन की क्षमता रखती है। अब कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1865 ईस्वी में इसे अवलोकित किया था और उसको कोशिका नाम दिया गया था। इसने रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में, जो कॉर्क होता है यानी जो एक मृत कोशिका को इन्होंने ऑब्जर्व किया। प्लांट की जो छाल होती है उससे कॉर्क बनाया जाता है। जैसे बोतल, जो कांच की बोतल होती है, उसमें जो ढक्कन के नीचे की तरफ जो डाट लगी रहती है वो कॉर्क से बनता है। तो पुराने समय में बनता था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को देखा था। और कैसी कोशिका को देखा था? मृत कोशिका को देखा था। वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और जंतु शास्त्री स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत यानी शेल थ्योरी को प्रस्तुत किया था। यानी 1839 और 1838 ईस्वी में ये दो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने कोशिका थ्योरी दी थी, सेल सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। इसकी बात करेंगे आगे हम। अधिकांश जो कोशिकाएं होती है वो 1 यू से 20 यू के व्यास की होती है। यानी 1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन डायमीटर इनकी साइज होती है। बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती है। किसी कोशिका को हम देख नहीं सकते नंगी आंखों से, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो नर्व सेल है, यानी तंत्रिका कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा सबसे भारी और बड़ी कोशिका है। ठीक है, जीवधारियों में सबसे बड़ी जो कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये सबसे बड़ी कोशिका है। तो अब कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो देखो, जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? तो देखो, प्रोकैरियोन प्लस यूकैरियोन। कैरियोन का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो जिनका केंद्रक कैसा है? प्रो यानी प्रिमिटिव है, पुराना है, आद्य है, बाबा आदम के टाइम का, यानी पुराने समय का, जो विकसित नहीं है। और यू का मतलब होता है ट्रू, यानी जो सच्चा केंद्रक है जिनके पास में, यानी सुव्यवस्थित और सुविकसित केंद्रक जिनमें है, वो कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो अब एक एक करके समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती है जिनमें केंद्रक कल्ला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक एवं सुविकसित कोशिकांकों का अभाव होता है। यानी ये कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती है जिनमें जो केंद्रक होता है, जैसे ये केंद्रक है और केंद्रक के बाहर ये, जैसे मान लो कोशिका कला है, कोशिका की झिल्ली है, तो केंद्रक के बाहर जो है ना, ये झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक के पार ये झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और जो केंद्रक है वो केंद्रक भी नहीं पाया जाता। यानी केंद्रक को केंद्र कहा जाता है यहाँ पर, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियस नहीं कहते, हम उनको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और सुविकसित कोशिकांग यानी जो सेल के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, अंत पृथ्वी जालिका, गोल्जी काय,
और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, इस तरह के जो सुविकसित जो कोशिकांग है उनका भी अभाव होता है। और यहाँ पर जो राइबोसोम्स है वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे आगे। रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य यानी प्रिमिटिव होती है, यानी पुराने समय की होती है। इनमें केंद्रक पदार्थ जो है वो न्यूक्लियर स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, यानी इनका जो केंद्रीय न्यूक्लियर मटेरियल है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली नहीं है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसमें यानी जीव द्रव्य में ही कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। यानी ये जो केंद्र के मटेरियल होता है ना, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जो होती है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर, वो सीधे ही कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहती है। और इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। गुणसूत्रों में पाया जाने वाला हिस्टोन प्रोटीन जो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। अब इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो सिंपल जीव जो है उनमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे जीवाणु बैक्टीरिया में, विषाणु वायरस में, बैक्टीरियोफेज में, पीपीएलओ में, रिकेट्सिया में और नीले हरे शैवालों में, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये कोशिकाएं पाई जाती है। बाकी सभी नीले हरे शैवालों को छोड़कर बाकी जो शैवाल है उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती है जिनमें केंद्रक कल्ला और केंद्रक और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं और इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यानी जो वहाँ पर कमियां थी, जो नहीं पाए जाते थे, वो यहाँ पाए जाते हैं। यानी केंद्रक पाया जाता है और केंद्र के चारों तरफ जो है वो डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, केंद्र कल्ला, और यहाँ पर सुव्यवस्थित सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, अंतःपरजीवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे जो है वो 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वहाँ 70S प्रकार कहते हैं, यहाँ 80S प्रकार के। और यहाँ पर जो केंद्रीय मटेरियल है उनमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं आते, क्योंकि केंद्र के चारों तरफ एक कला पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से जो केंद्र की पदार्थ है, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, ये कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते, बल्कि केंद्र द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। यानी केंद्र द्रव्य के संपर्क में, केंद्र के अंदर जो मटेरियल है, द्रव्य है, उसको हम केंद्रक द्रव्य कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके संपर्क में रहता है। और इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। वहाँ पर प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती थी। इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में शैवाल, नीले हरे शैवालों को छोड़कर बाकी सारे सभी शैवाल और बाकी सभी विकसित जंतु और वनस्पति कोशिकाएं सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में के उदाहरण है। अब कोशिका की आकृति और आमाप की बात करते हैं। देखो, तो कोशिकाओं की कोई फिक्स आकृति नहीं होती, कोई फिक्स आमाप नहीं होता, सबकी अलग अलग शेप और साइज की कोशिकाएं पाई जाती है। बहुकोशिकीय पौधों और जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न आकृति की हो सकती है। अधिकांशतः कोशिकाएं जो है गोलाकार आकृति की होती है, परंतु इनकी आकृति में बहुत अधिक भिन्नता भी पाई जाती है। ये कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार हुई हो सकती है, जैसे उपकला कोशिकाएं जो होती है हमारी। और इसी तरह से जंतु कोशिकाएं लंबी और शाखान्वित भी हो सकती है, जैसे कि हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो लंबी भी होती है और शाखान्वित यानी ब्रांच्ड होती है। तो अलग अलग शेप और साइज की पाई जाती है। इसी तरह से इनका आमाप भी अलग अलग होता है। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, जो सामान्यतः किसी युक्ति के बिना आंखों के द्वारा देखी नहीं जा सकती। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को ही हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। सूक्ष्मतम कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है और ये माइकोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है। जो सबसे छोटे से छोटी कोशिका वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका, जो एक जीवाणु है, बैक्टीरिया, और इसके साइज जो है वो 0.1 माइक्रोन है। जंतुओं की पेशी कोशिका तथा जूट और पटसन जैसे पौधों के रेशे की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी भी हो सकती है। हमारी पेशी कोशिका भी लंबी हो सकती है, और कुछ प्लांट्स है जैसे जूट और सन, इनकी जो रेशे कोशिकाएं होती है वो भी लंबी हो सकती है। अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदार्थ, जिसको हम पीतक यानी यॉक कहते हैं, वो भी एक कोशिका है और ये उबले अंडे में स्पष्ट देखा जा सकता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आमाप 170 मिलीमीटर होता है और ये सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिबिंब। सबसे छोटी कोशिका की हमने बात करी माइकोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका 0.1 माइक्रोन, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जिसका आमाप है 170 मिलीमीटर, जिसे हम बिना किसी युक्ति की सहायता से नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की, यानी कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और इसकी क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स है, क्या क्या बातें। तो देखो कि सन 1838 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पति शास्त्री एम जे स्लाइडन
और 1839 ईस्वी में जर्मनी के जंतु वैज्ञानिक शास्त्री थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कब किया था? 1938 और 1939 में। किसने किया था? जर्मनी के थे, एक वनस्पति शास्त्री और एक जंतु शास्त्री, एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान, यानी स्लाइडेन और स्वान ने ये दिया था। अब इसकी मुख्य बातें क्या है उनको हम जान लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें हैं कि नंबर 1 कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। चाहे वो एक कोशिकीय जीव है, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव है, सभी जीवों का शरीर, चाहे वो एक कोशिकीय अमीबा है, वहाँ से लेके बहुकोशिकीय जो ब्लू वेयर या एलिफेंट या मानव है, इन सब की सबका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव, चाहे वो एक कोशिकीय जीव है, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव है जिसमें अरबों खरबों बिलियंस की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है, सबकी उत्पत्ति यानी उनकी जीवन की शुरुआत जो है वो एक कोशिका से होती है। जैसे हमारे मनुष्य की शुरुआत जो है वो एक कोशिका से होती है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निषेचन से जो पहले कोशिका बनती है उसको हम युग्मनज कहते हैं, तो वहाँ से हमारी जीवन की शुरुआत होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इंडिपेंडेंट इकाई है और प्रत्येक सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। यानी प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, मतलब प्रत्येक कोशिका को जिंदा रहने के लिए जो फंक्शंस उसको करने में सक्षम है। उसके पास में रेस्पिरेशन के लिए अलग अंग है, उत्सर्जन के लिए अलग अंग है, पोषण के लिए अलग अंग है ना, सारे। तो इस तरह से कोशिका एक ऑटोनोमस इकाई है, स्वाधीन इकाई है, लेकिन सभी कोशिकाएं मिलकर एक जीव बनाती है, मिलकर काम करती है। लेबर ऑफ डिवीजन में पाया जाता है कोशिकाओं में, और कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना लेती है, फिर उत्तक जो है वो मिलकर अंग बना लेते हैं, अंग से वे तंत्र बनते हैं। इस तरह से पूरा एक जीव, एक शरीर बनता है। अगला पोस्टुलेट इसका चौथा है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, कोशिका में विभाजन होता है, समसूत्री या असूत्री विभाजन होता है और उनके फलस्वरूप नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो उसकी क्रिया में मेन केंद्रक जो है वो मुख्य एजेंट है या सृष्टिकर्ता या कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। यानी मेन जो रोल है कोशिका के निर्माण में, जब नई कोशिका बनती है कोशिका से, तो उसमें मुख्य रोल जो है वो किसका है? केंद्रक का है। क्योंकि केंद्रक के अंदर जो डीएनए है, डीएनए गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में डीएनए होता है और डीएनए के डिवीजन से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो ये कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की बातें थी, जिसमें 4 पॉइंट थे कि प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक सिंगल कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है और सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है और कोशिका की उत्पत्ति में न्यूक्लियस का, केंद्र का मुख्य कार्य होता है। अब देखो कोशिका सिद्धांत का अपवाद, यानी कोशिका सिद्धांत को कौन फॉलो नहीं करता, इसके जो 4 पोस्टुलेट्स थे इनको कौन नहीं मानता या जो इस पर खरा नहीं उतरता, वो क्या है? तो एक्सेप्शन है विषाणु या वायरस। यानी पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है वरन एक तथ्य है, फैक्ट है कि विषाणु कोशिका एकमात्र इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है। ये सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं। यानी विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। इनको यानी वो लिंक है बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। तो उनमें कोशिका के जो फंक्शंस है वो नहीं हो पाते, या कोशिका की संरचना पूरी तरह से बनी नहीं है उनमें, यानी कोशिका मेम्ब्रेन नहीं बनी है, केंद्रक नहीं बना है, बाकी ऑर्गन्स नहीं बने। तो ये एक परजीवी के रूप में काम करते हैं। जब तक ये किसी जीवित शरीर में रहेंगे, किसी प्लांट में या एनिमल के अंदर रहेंगे, तब ये सजीव के जैसे भांति व्यवहार करेंगे, और जब ये किसी जीव से बाहर रहेंगे तब ये निर्जीव के भांति व्यवहार करेंगे। जब विलगित अवस्था में होते हैं, यानी अलग होते हैं, तब ये निर्जीव होते हैं। और विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए, यानी कुछ सारे इनके फंक्शंस या सारे संगठन जो है कोशिका का पूरा संगठन नहीं बन पाया इनमें। तो ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, विषाणु या वायरस। अब देखो कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कुछ खोजें हुई है अलग अलग समय पर, तो उनके बारे में डिटेल से हम जान लेते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या मुख्य खोजें हुई। तो सबसे पहले देखो कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज की थी। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1833 ईस्वी में की थी। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, परंतु पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया था। यानी जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की खोज तो किसने की थी?
डुजार्डिन ने की थी। लेकिन इसको जीवद्रव्य नाम यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो पुर्किंजे ने दिया था 1839 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। ये अभी हमने सेल थ्योरी में कोशिका सिद्धांत में बात करी कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नाम के दो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने दिया था। तो उसमें से जो स्लाइडेन ने ये बात कही कि पादपों का जो शरीर है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है 1838 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इसी तरह से जैसा स्लाइडेन ने 1838 में पादपों के बारे में कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसी तरह से 1839 ईस्वी में ये वैज्ञानिक है स्वान, इन्होंने भी बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनता है। 1855 ईस्वी में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ये विर्चो का स्टेटमेंट भी सेल थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत में, तो विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। मैक्स सुल्ज ने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथ्य को प्रोटोप्लाज्म मत यानी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया? तो मैक्स सुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। 1884 ईस्वी में स्ट्रोसबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। यानी हेरेडिटी में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों की जो वंशागति होती है उनमें जो मुख्य भाग है वो केंद्रक का है, यानी केंद्र का मेन रोल होता है इसमें। ये बात 1884 ईस्वी में स्ट्रोसबर्गर ने कही। कैमिलियो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की। तो गोल्जी बॉडी की खोज 1898 ईस्वी में कैमिलियो गोल्जी ने की। इन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। केंद्र के भीतर संघनित यानी कंडेंस्ड पार्ट को केंद्रिका कहते हैं और 1871 ईस्वी में मिस्र ने इसकी खोज की थी। यानी केंद्र के भीतर जो संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1871 ईस्वी में मिस्र ने की। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होती है उसकी खोज 1800 ईस्वी में मिस्र ने की थी। 1881 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन मटेरियल का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। तो कोशिका विभाजन के बारे में बताया और क्रोमेटिन मटेरियल का पता लगाया 1900 ईस्वी में फ्लेमिंग ने। केंद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे फाइबरनुमा या धागे रेसे संरचनाएं होती है जिसको क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। इसी क्रोमेटिन मटेरियल से जब कोशिका में विभाजन की इस अवस्था में आती है कोशिका, तब वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस्ड होकर मोटा होकर गुणसूत्रों के रूप में हमको दिखाई देने पड़ता है। तो ये बातें कोशिका विभाजन के बारे में, क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में फ्लेमिंग ने बताया। 1888 ईस्वी में वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया। यानी गुणसूत्र क्रोमोसोम जो नाम है वो वाल्टेयर ने दिया था 1888 में। सन 1883 में स्विम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया। पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये एक मुख्य इंपॉर्टेंट इनका कोशिकांग है जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अवर्णी, वर्णी और हरित या हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो पर्णहरित का नामकरण 1883 ईस्वी में स्विम्पर ने किया। 1892 ईस्वी में विज़मैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लाज्म के बीच का अंतर स्पष्ट किया। सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म, देखो सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? तो सोमेटोप्लाज्म जो सोमेटिक सेल्स में होता है कायिक कोशिकाओं में जो है, और जर्मप्लाज्म जो जेनेटिक सेल्स में होता है, यानी जो शुक्राणु और अंडाणु इन कोशिकाओं के अंदर जो द्रव्य है वो। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में 1892 ईस्वी में विज़मैन ने बताया। जीई पेलेड ने 1855 ईस्वी में राइबोसोम्स की खोज की। राइबोसोम्स, ठीक है, जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो इनकी खोज 1855 ईस्वी में जीई पेलेड ने की। डी डवे ने 1955 ईस्वी में लाइसोसोम्स की खोज की, जिसको कोशिका की सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली, जिसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं जो कोशिका की साफ सफाई का काम करते हैं। तो इनकी खोज 1955 ईस्वी में डी डवे ने की। टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में तारककाय का नामकरण किया। तारककाय सेंट्रोसोम्स ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं जिनका कोशिका विभाजन में मुख्य योगदान होता है। तो इन टी बावेरी ने 1888 में इनका नामकरण किया।
रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमान ने की थी, रिचर्ड अल्टमान ने 1890 में, और इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति कहते हैं। इसके एटीपी उत्पन्न होते हैं, कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा ये प्रोड्यूस करता है। बेंडा ने 1897-98 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो 1890 में अल्टमान ने की और इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसको बेंडा ने दिया 1897 में। तो ये कुछ कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण खोजें थी जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अब हम बात करते हैं कोशिका संरचना की, स्ट्रक्चर की। तो देखो कोशिका की संरचना जो है वो किस तरह की होती है। तो उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं कि कोशिका की संरचना में सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और प्लांट में इसके बाहर की ओर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, एक और एक्स्ट्रा परत होती है प्लांट पौधों की कोशिकाओं में, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये निर्जीव संरचना है कोशिका भित्ति, जो केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। और फिर ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और फिर अंदर जो इसके अंदर जो भाग है उसको हम कहेंगे कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के बीचों बीच यहाँ पर केंद्रक, और कोशिका द्रव्य में बाकी सारे ऑर्गेनल्स यानी ऑर्गेनल्स कोशिकांश पाए जाते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे डिटेल से कोशिका संरचना के बारे में। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कोशिका संरचना क्या है इसको समझते। देखो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, यानी कोशिका के अंग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, सबका अलग अलग काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, लाइसोसोम का अलग है ना, पर्णहरित का अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है, अलग अलग काम करते हैं तभी ये जिंदा रह पाती है। स्वाधीन इकाई इसीलिए कि इन सब कोशिकांग मिलकर इसके लिए अलग अलग काम करते हैं। कोई ऑक्सीजन का काम करता है, कोई शोषण का काम करता है, कोई जो है पोषण का काम करता है, जो विभिन्न जीवन संबंधी विभिन्न कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला है कोशिका झिल्ली, सबसे बाहर का जो है वो कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका झिल्ली से अंदर का जो भी पार्ट है, अंदर का जो स्पेस है वो पूरा साइटोप्लाज्म है, और केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक ये सबसे बाहर वाला जो है वो कोशिका झिल्ली है, और ये केंद्रक है। और यहाँ पर कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये जो पार्ट है ये पूरा कहलाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कोशिकांग होते हैं जिनके बारे में भी बात करेंगे हम। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक न्यूक्लियस को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को एक साथ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिलकर हम एक साथ सम्मिलित रूप से कहेंगे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहेंगे। अब एक एक बात करते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली की बात करते हैं कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर की ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह झिल्ली जीवित होती है और अर्धपारगम्य सेमी परमेबल होती है। देखो इस पर क्वेश्चन बनता है कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है। तो अर्धपारगम्य, अपारगम्य, जिसके आर पार कोई भी पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, वो अपारगम्य। और पारगम्य यानी जिसके आसपास आर पार कोई भी पदार्थ आसानी से जा सकता है। और अर्धपारगम्य यानी जो सेलेक्टिव, चयनात्मक पारगम्य भी जिसको हम कहेंगे कि इसके आर पार केवल कुछ पदार्थ जा सकते हैं, सब कुछ नहीं। यानी कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है, पानी जा सकता है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो नहीं जा सकती इसके आर पार। तो ये अर्धपारगम्य यानी सेमी परमेबल होती है। क्योंकि इस झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं है, अतः इसको चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। यानी जो हमारी कोशिका की झिल्ली जो है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अर्धपारगम्य है, सेलेक्टिवली परमेबल है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से एक दोहरी झिल्ली के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बीच में अनेक छिद्र होते हैं, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है इसके बीच बीच में छिद्र होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है। तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। 2 परतें प्रोटीन की होती है और उनके बीच में एक परत जो है वो लिपिड की होती है। तो इसमें 2 परत प्रोटीन और इनके बीच में एक लिपिड की यानी वसा की परत होती है। तो फॉस्फोलिपिड इसको हम कहेंगे, प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित
झिल्ली का कार्य करती है। ये कोशिका के का निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही साथ ये कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर जाने का नियंत्रण भी करती है। जंतु कोशिका में ये सीलिया और फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में भी सहायक होती है। जंतु कोशिका में कुछ ऐसे जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनमें कोशिका झिल्ली के बाहर फ्लैजिला या सीलिया है ना, ये रचनाएं भी ये संरचनाएं भी पाई जाती है, माइक्रोविलाई। तो इनका निर्माण भी इसी से कोशिका झिल्ली से होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो केवल प्लांट में पाई जाती है, निर्जीव संरचना है। तो पादप कोशिकाओं को में एक कड़े और मोटे आवरण के द्वारा पादप कोशिकाएं एक मोटे और कड़े आवरण के द्वारा घिरी रहती है। इस आवरण को कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का कहा जाता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है। देखो, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनती है, और कोशिका भित्ति जो मृत संरचना है, केवल पौधों में पाई जाती है, जो उनको प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इनको प्रोवाइड करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति जो है वो कड़ी है और निर्जीव है, जबकि कोशिका झिल्ली जिसके बारे में हमने अभी बात की वो मुलायम है, सजीव है, लिपिड और फॉस्फोरेट की बनती है, लिपिड और प्रोटीन की बनती है। जबकि ये जो है कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना है, कड़ी है और सेलुलोज की बनती है। और ये जो संरचना है ये अपारगम्य होती है। निर्जीव है तो अपारगम्य है, जबकि वो कोशिका झिल्ली जो है वो चयनात्मक पारगम्य यानी अर्ध पारगम्य संरचना है। विभिन्न प्रकार के स्थूलन यानी थिकनिंग इसमें पाई जाती है, और ये अपारगम्य है, ये भी अर्ध पारगम्य नहीं होती है। हाँ, ये अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमेबल नहीं है। ये पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। ये पादप कोशिका की सुरक्षा और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है तथा कोशिका को सूखने से बचाती है। तो सूखने से बचाने का काम करना और कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करना, ये इसका काम होता है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो है केंद्रक और केंद्रक, ये जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, तो इसके बीच में यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये जो है ये पूरा क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच होता है। कोशिका भित्ति की जगह यहाँ झिल्ली लिख सकते हैं, भित्ति तो केवल पौधों में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच का वह भाग प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे खनिज, लवण, जल, और कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जो निर्जीव पदार्थ है। कोशिका द्रव्य एक गाढ़ा पारभासी यानी ट्रांसल्यूसेंट है, ना तो पूरी तरह से अपारगम्य है और ना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो ये पारभासी है, बीच का ट्रांसलूसेंट है, चिपचिपा पदार्थ है, और इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये या तो होते ही नहीं या झिल्ली नहीं पाई जाती, इनमें कोशिकांग है उनमें। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं में दक्षतापूर्ण संपन्न करते हैं। अब कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनल्स है वो कौन कौन से, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतःप्रद्वीप जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डायग्राम देखो आप, डायग्राम में आप साथ में देख लो एक बार इसकी स्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन कहाँ पर ये पाई जाती है। ये अंतःप्रद्वीप जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। दो प्रकार की होती है, एक RER और एक SER यानी रफ यानी चिकनी अंतःप्रद्वीप जालिका और एक खुरदरी अंतःप्रद्वीप जालिका। तो इनके बारे में बात करेंगे। जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का बना हुआ एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्वीप जालिका कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और कोशिकाओं के समानांतर नलियों के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इसका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाएं झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है।
तो इसका विस्तार जनरली जो है केंद्रक झिल्ली के बाहर की तरफ होता है, लेकिन कई बार ये केंद्रक झिल्ली से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, बाहर तक कोशिका झिल्ली तक इसका फैलाव पाया जाता है। अंतपट जालिका दो प्रकार की होती है, एक है चिकनी अंतपट जालिका और एक खुरदरी अंतपट जालिका। तो चिकनी और खुरदरी में क्या डिफरेंस है कि जो खुरदरी है उसकी सतह पर जो कुछ कण पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कणनुमा संरचना पाई जाती है जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, जबकि जो चिकनी अंतपर्दीय जालिका है उसके ऊपर कोई ये राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। तो चिकनी अंतपर्दीय जालिका, इस प्रकार के अंतपर्दीय जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, इनकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते और ये लिपिड स्रावण के लिए उत्तरदायी होती है। इनका मुख्य काम क्या है? वसा लिपिड का स्रावण का काम इनका मुख्य काम है। और खुरदरी अंतपर्दीय जालिका वह अंतपर्दीय जालिका है जिसकी झिल्ली पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी जिन खुरदरी होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर दाने दाने ऐसे चिपके रहते हैं, ये दाने नुमा संरचना है वो राइबोसोम्स है। तो खुरदरी अंतपर्दीय जालिका जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER कहते हैं और चिकनी को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR कहते हैं। तो जो RER है यानी रफ खुरदरी अंतपर्दीय जालिका, इस प्रकार की अंतपर्दीय जालिका की बाह्य झिल्ली पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। तो राइबोसोम्स कौन सी अंतपर्दीय जालिका पर पाए जाते हैं? खुरदरी पर पाए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं राइबोसोम्स। तो देखो खुरदरी जो अंतपर्दीय जालिका, इसका काम क्या हो गया? प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है, वो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। और जो चिकनी अंतपर्दीय जालिका, उसका काम क्या हो गया? लिपिड का स्रावण करना। अंतपर्दीय जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। एक कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन करना, एक स्थान से किसी अणु को दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, क्योंकि ये नेटवर्क होती है, नलिकाएं होती है, तो नलिका के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू ये कोशिकीय परिवहन का निर्माण करती है। चिकनी अंतपर्दीय जालिका वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है और खुरदरी अंतपर्दीय जालिका जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं इसके ऊपर। तो देखो, एक का काम हो गया वसा यानी कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण और दूसरे का काम हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करना। अतः अंतपर्दीय जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। अब केंद्रक से जो आनुवंशिक पदार्थ है, केंद्र के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होंगे, DNA जीन्स होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, ये सारे, तो इनको जाने के का पथ जो है रास्ता कहाँ से होकर जाता है? अंतपर्दीय जालिका से होकर जाता है। ये कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सपोर्ट देती है। ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट, सेल प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी भाग लेती है। तो ये इसके काम होगी कि कोशिका प्लेट जब विभाजन होता है उस समय कोशिका प्लेट का निर्माण करना और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र की जो झिल्ली है वो अंतपर्दीय जालिका से बनती है। अगला है राइबोसोम्स। तो इसकी खोज पेलेड ने 1955 ईस्वी में की थी। ये ऐसे कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से देखे जा सकते हैं। ये अंतपर्दीय जालिका की झिल्लियों के ऊपर सटे होते हैं या फिर अकेले में या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम्स जो गुच्छों में मिलते हैं उनको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं या पॉलीसोम्स कहते हैं। तो पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स जो गुच्छों में रहते हैं, अदरवाइज ये अंतपर्दीय जालिका के ऊपर, जो खुरदरी अंतपर्दीय जालिका उसके ऊपर पाए जाते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और RNA से मिलकर बनती है। प्रोटीन और RNA से मिलकर बनती है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अम्ल। तो केंद्रिक RNA और DNA, तो ये RNA और प्रोटीन के बनते हैं और इनका काम भी प्रोटीन संश्लेषण का है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अगला हमारा कोशिकांग है गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी 1889 में और साधारण सूक्ष्मदर्शी देखने पर ये मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होते हैं। अब डायग्राम में देख लो गोल्जी बॉडी की किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती है, सिस्टर्नी और पहले ये नलिकाएं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, तो इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। तो पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी का नाम क्या है? डिक्टियोसोम्स है। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं या चपटी कुंडिकाओं यानी सिस्टर्नीज और समूह की तरफ होते हैं, और यानी सिस्टर्नी यानी नलिकाएं, जैसे बहुत सारी गट्ठर पड़ा लकड़ियों का, इस तरह से ये होती है इनकी स्ट्रक्चर्स। कुंडलिकाओं की तरफ छोटी मोटी वेसिकल पट्टिकाएं होती है। इनके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स पाई जाती है। तो इनके 3 पार्ट्स होते हैं। गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क
ER यानी एंडोप्लाज्मिक जो अंतःपर्दीय जालिका उसकी झिल्लियों से रहता है। और गोल्जी का यूकेरियोटिक कोशिका कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्तनधारियों की RBC यानी लाल रक्त कणिका में जीवाणु और नील हरित शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ ऐसी कोशिकाएं में जिनमें गोल्जिकाएं नहीं पाए जाते। तो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? तो कुछ तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्तनधारियों में वह कौन सी कोशिका है जिसमें गोल्जिकाएं नहीं पाया जाता। तो लाल रक्त कणिका जो RBC है, RBC रेड ब्लड सेल्स, इसमें गोल्जिकाएं नहीं पाए जाते। जीवाणु और नील हरित शैवालों में भी नहीं पाए जाते। ये कोशिका का मुख्य श्रावण अंग है, सेक्रेटरी श्रावण का काम करता है। ये लाइसोसोम्स एवं प्रोक्सिसोम्स के निर्माण में मदद करता है, लाइसोसोम प्रोक्सिसोम्स के निर्माण में काम करता है। और पादप कोशिका में विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में काम करता है। जैसे अंतःपर्दीय जालिका जंतु कोशिका में ज़्यादा काम करती है कोशिका प्लेट बनाने का, वैसे ही पादप कोशिका में कोशिका प्लेट का बनाने का काम गोल्जिकाय करता है। तो ये गोल्जिकाय था। गोल्जी बॉडी जो सेक्रेटरी ऑर्गन है, श्रावण का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, अंतःपर्दीय जालिका से जुड़ा रहता है, दोहरी झिल्ली युक्त है। अब है लाइसोसोम्स, पाचक रसायन इसमें भरे रहते हैं, पाचन एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन कर सकता है। जो कोशिका में अगर किसी वजह से कोशिका में संतुलन नहीं रहा इस वजह से, या एक्सीडेंटल केसेस में अगर ये टूट गई इनकी झिल्ली लाइसोसोम्स की, तो इनके जो पाचक एंजाइम है वो पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली कहते हैं। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 में की थी। बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है, गोलाकार होते हैं, छोटी छोटी पुट्टिकाओं वेसिकल्स में पाए जाते हैं और इनके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इनका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे रसायन एंजाइम्स भरे होते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। कोशिकीय उपापचरण में व्यवधान होने पर जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इनकी एंजाइम्स इनमें जो एंजाइम्स है वो अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इन्हें आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले, क्योंकि डाइजेशन का काम करते हैं, इनके अंदर पाचक एंजाइम्स है, तो इनका काम भी यही है कि कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले बड़े और भारी पदार्थों का पाचन करते हैं। अंतःकोशिकीय पदार्थ या अंगकों के टूट फूट भागों को पचित कर कोशिका को साफ रखते हैं। तो साफ सफाई का काम है। कोई पुराना अगर अंग वंग है या कुछ पार्ट है जिनको डाइजेस्ट करना है तो उनका ये काम करता है। विषाणु और जीवाणु से रक्षा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इन जीवाणु और विषाणु से हमारी कोशिका की रक्षा करता है। तो ये है राइसोसोम्स। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो ये कोशिका का शक्तिगृह जैसा कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के लिए शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जब हम जो भोजन लेते हैं तो उसका जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज उत्पन्न होती है, और ग्लूकोज का से जब रेस्पिरेशन होगा, श्वसन होगा, तो ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है और इस क्रिया में ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं, यानी 36 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये करेंसी ऑफ एनर्जी, इन ऊर्जा की इकाई है ये, इनसे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। तो ये 36 ATP बनते हैं, इनमें से 34 ATP अकेले माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। केवल 2 जो ATP है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं। बाकी आगे की जो प्रोसेस होती है वो श्वसन जो है वो यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1886 ईस्वी में, और ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। अल्टमैन ने इसे बायो ब्लास्ट कहा था और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होती है, यानी शू के जैसा, जूते के जैसी इसकी संरचना दिखती है। आप डायग्राम में देखो, इस तरह से दोहरी मेम्ब्रेन है, बाहर वाली रेगुलर है और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई सी है। ठीक है, जो अलग अलग जगह इसमें प्रवर्ध से बने हुए तो उनको क्रिस्टी कहते हैं। और इनके ऊपर जो कुछ कण पाए जाते थे उनकी बात करते हैं, फन कण क्रिस्टी की बात करते हैं। कोशिका द्रव्य में कणों के रूप में पाए जा सकते हैं, जिनको कंड्रोमिट्स या सूत्र फिलामेंट्स या छड़ों के रूप में या गोलक के रूप में ये बिखरा हुआ रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहर झिल्ली और एक आंतरिक यानी दोहरी झिल्ली होती है, और इसके बीच में एक गुहा होती है, एक कैविटी होती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में अनेक प्रवर्ध यानी
उभार निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा यानी मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, तो इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। जो उभार है अंगुलियों के जैसे, इनको क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी की सतह पर F1 कण या ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये कोशिका का शक्तिगृह इसलिए कहलाता है क्योंकि 36 एटीपी जो एक ग्लूकोज के टूटने से बनते हैं, उनमें से 34 एटीपी क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। तो क्रेब चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें 34 एटीपी बनते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बाकी 2 जो एटीपी है वो कोशिका द्रव्य में बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। तो टोटल 36 एटीपी एक ग्लूकोज के अणु से C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो इसके आपको जब रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ से 36 एटीपी बनते हैं, और उनमें से 34 क्रेब चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। तो ये कोशिका की संरचना, कोशिका के अंगों के बारे में क्लास थी। और इसका सेकंड पार्ट जिसमें अभी और बाकी जो ऑर्गन्स बच गए उनके बारे में बात करेंगे, और केंद्र की बात करेंगे, गुणसूत्रों की बात करेंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर क्या डिफरेंस है इसकी बात करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट इसका जल्दी मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।